चलो चलो ध्यान देना, ठीक ना। तो कल वाला मैंने जितना बेसिक पढ़ाया था, सब क्लियर है ना। क्या क्या बेसिक पढ़ाया था जरा ध्यान देना। तो यही सारा बेसिक पढ़ाया था ना, ये सब क्लियर होगा। जैसे क्या क्या पढ़ाया था देखो तो, क्या क्या है। एटम है, क्लियर है। एटम किस चीजों से बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों कहाँ रहते थे, ये कहाँ पर रहता था, सिंबल कैसा था, नेचर कैसा था, सब याद होगा। चलो ठीक है। एलिमेंट क्लियर है, कंपाउंड क्लियर है, ये मिक्सचर ऑफ एलिमेंट से बना हुआ रहता है कंपाउंड। डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्लियर है। अच्छा, वॉल्यूम क्लियर है। वॉल्यूम में ये ऊपर क्यूब क्यों चढ़ता है ये भी समझा दिया था। डेंसिटी क्लियर है। डेंसिटी क्या था कि किसी भी खाली जगह में कितना टाइटली पैक्ड कोई भी मैटर है, इसी के मेजरमेंट को क्या बोल दिया था हम लोगों ने, डेंसिटी बोल दिया था। मास क्या था, किसी भी खाली जगह में कितना मैटर है इसके मेजरमेंट को क्या बोल दिया, मास बोल दिया। वेट क्या था, एक फोर्स था। कैसा फोर्स था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स था। कैसा फोर्स था। मैटर क्या था, ये एक मास होता है इसके पास, प्लस ये स्पेस लेता है। और एक चीज और पढ़े थे क्या, ये एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ये क्या चीज से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखो, अगर इतना बेसिक पता है ना, तो हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम देखो, मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन आवर। तो ये बहुत आसान हो जाएगा अगर ये बेसिक के बारे में हम लोग को पता है ना, तो ये चैप्टर हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। चलो देखते हैं, शुरुआत कर रहे हैं ना चैप्टर का। चलो देखो, तो चैप्टर का मतलब सही समझते हैं, हेडिंग सही कि ये चैप्टर बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। बताओ, मैटर के बारे में मैंने सिखा रखा ना। मैटर क्या था, जो जिसके पास मास हो और कुछ स्पेस ले, और एक भाषा में बोल दे तो वो एटम से मिलकर बना हो। एक भाषा में बोल दिया जाए तो वो आवर मतलब हमारा, सराउंडिंग मीन्स क्या समझेंगे हम लोग, एटमॉस। सराउंडिंग मीन्स क्या समझेंगे, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी मैटर मिलते हैं ना, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी मैटर मिलते हैं उसको क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। मैटर तो बोलते ही हैं, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। याद रहेगा, आगे ध्यान देते हैं। देख लो, क्या मैटर का यही डेफिनेशन समझाया था ना, ऑल थिंग्स विच वी सी अराउंड अस। जो भी चीज हम लोग अपने अगल बगल देखते हैं, कोई भी चीज, इवन जो बर्ड हो गया वो, या कोई नॉन लिविंग थिंग हो गया वो, यानी जितने भी बायोटिक प्लस अबायोटिक, बायोटिक अबायोटिक पढ़े हो, क्लास 7-8 में पढ़ना होता है। बायोटिक में सारे लिविंग थिंग आ गए और अबायोटिक में सारे नॉन लिविंग थिंग आ गए। तो जो भी कुछ हम लोग अपने अगल बगल देखते हैं वो सारे, और जिसको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोल दिए, मैटर। अच्छा, मैटर का दूसरा डेफिनेशन देखो, या मैटर के बारे में दूसरा चीज जानते हैं। और ये शायद हम लोगों ने यही डेफिनेशन दिया था कि भाई जो भी कुछ, कुछ भी जो स्पेस लेता हो और उसके पास क्या हो, मास होता है, उसको भी क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। आगे, मैटर किससे मिलकर बना हुआ था, पार्टिकल। उस पार्टिकल को क्या बोल दिए थे, एटम, ठीक है। अच्छा, देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स एक बिहार में रहता है, एक हरियाणा में रहता है ये, एक पटना, फिर एक दिल्ली में रहता है ये, नहीं। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि एक बिहार में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, ये सब कुछ नहीं। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब हो गया कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है।
बहुत लोग ऐसे बोलकर निकल जाएंगे, बहुत लोग ऐसे बोलकर निकल जाएंगे कि देख लो ये स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, कौन कौन होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि स्टेट्स होते हैं, बट एक्चुअली स्टेट्स क्या होता है ना समझते हैं, एक्चुअली स्टेट क्या होता है हम लोग समझते हैं। देखना देखो स्टेट डिफाइन कैसे होता है, मैटर का स्टेट डिफाइन कैसे होता है। याद रखना मैटर का जो स्टेट होता है ना वो डिफाइन होता है डेंसिटी से। मैटर का जो स्टेट डिफाइन होता है वो किस चीज से डिफाइन होता है, डेंसिटी से। जैसे ध्यान देना, चलो ध्यान देना, हमको तुम ये देख के बताओ डेंसिटी क्या समझाए थे कि किसी कितना टाइटली पैक्ड होता है, यही ना समझाए थे कि किसी भी बॉक्स में या किसी भी 3D फिगर के अंदर ये जो मैटर, ये समझ लो ना कि फिलहाल के लिए ना पार्टिकल है। क्या है, पार्टिकल। या फिर हम लोग चलो ना केमिकल का ही एग्जांपल लेते हैं, हम लोग अपने केमिकल का ही एग्जांपल लेते हैं। ये सपोज दैट ये जो है ना ये आयरन का बॉक्स है, ये आयरन है, ये क्या है, आयरन है। ये सपोज दैट वाटर है, ये क्या है, वाटर है। और ये हम इसको एग्जांपल ले लो, ये ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है जो हम लोग वो कंज्यूम करते हैं वो है। तो देखो ना तीनों में डिफरेंस क्या है, तो तीनों में डिफरेंस है इनके डेंसिटी का। तीनों में डिफरेंस क्या है इनके डेंसिटी का। तीनों में डिफरेंस क्या है इनके, कैसे, आयरन देखो जैसे सपोज दैट ये मेरा एक बड़ा सा रॉड था, ये एक बड़ा सा क्या था, रॉड था। इसको हमने छोटा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा, यहाँ से इसी को मैं हम लोग चेक कर रहे हैं, यही इतना छोटे से पार्ट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक कर रहे हैं। तो जैसे ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक किया ना, सेम उसी प्रकार एक ग्लास ऑफ वाटर था, सेम उसी प्रकार हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर था, और इतने पार्ट को, छोटे से पार्ट को हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद एक कंटेनर था, एक कंटेनर था, सपोज दैट एक सिलेंडर था, सपोज दैट क्या था, सिलेंडर था, एक सिलेंडर था, इसके अंदर गैस था, इसके अंदर क्या भरा हुआ था, कौन सा गैस भरा हुआ था, ऑक्सीजन गैस भरा हुआ था, जो हॉस्पिटल में नहीं यूज होता है, जो पेशेंट्स लोग को दिया जाता है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन गैस था। तो हम ऑक्सीजन गैस के बस इतने से पार्ट को माइक्रोस्कोप से जूम कर कर देखे, माइक्रोस्कोप से क्या करके देखे, जूम कर कर देखे, माइक्रोस्कोप से क्या करके देखे हम लोग, जूम कर कर देखे। तो तीनों में क्या डिफरेंस दिखा, तीनों में हम लोगों को क्या डिफरेंस दिखा, तो डिफरेंस दिखा उनके पार्टिकल्स के बीच के डेंसिटी का। पार्टिकल हम यहाँ पर बोल रहे हैं मीन्स एटम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एटम। तो उनके एटम के डेंसिटी दिखा, उनका एटम का क्या दिखा, जब आयरन का देखा ना तो उनके जो एटम्स थे, आयरन के जब एटम को देखा वो काफी नजदीक थे। वो मतलब कि लमसम हम लोग देख रहे थे ना कि वो आपस में एकदम सटे सटे थे, क्या थे, यानी एक बहुत नजदीक थे, बहुत नियर बाय थे, आपस में क्या थे, बहुत नजदीक थे, सटे सटे ऐसे दिख रहे थे, बट एक्चुअली में एटम्स आपस में सटते नहीं है। ध्यान रखना, हम लोग को ऐसा अपीयर हो रहा था कि सटे सटे हैं, बट ये कभी सटते आपस में नहीं है, आपस में ये दोनों कभी कंबाइन नहीं होते हैं।
साथ में रहेंगे, बहुत नजदीक रहेंगे, बट सटे हुए नहीं रहेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? अच्छा, जब वाटर के पार्टिकल के एटम्स को देखा, यानी वाटर के पार्टिकल्स को जब देखा, तो वो आयरन के मुकाबले, यानी आयरन के मुकाबले इसके पार्टिकल्स को जब देखा, तो ये थोड़े थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, इसके मुकाबले थोड़े थोड़े दूर थे। थोड़े थोड़े कहाँ थे? दूर थे। बट ऑक्सीजन का देखा ना, तो ये सबसे चिल बंदा था। ऑक्सीजन के जब एटम को चेक किया, तो ये सबसे ज्यादा चिल बंदा था। ये क्या कर रहा था ना, ये सबसे दूर था। इसके पार्टिकल्स, ये इसके एटम क्या थे? सबसे दूर थे। इसके एटम क्या थे? सबसे दूर दूर। देख रहे हो कितना सारा गैप है? अच्छा, हमको बताओ किसका डेंसिटी ज्यादा है? हमको बताओ किसका डेंसिटी ज्यादा लगा? इतना दूर जब मैं समझाया, इसका डेंसिटी आयरन का सबसे ज्यादा, वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन का डेंसिटी सबसे कम। तो डेंसिटी से क्या समझ में आया कि एक 3D फिगर के अंदर या एक खाली जगह के अंदर कोई भी मैटर, कोई भी एटम कितना टाइटली पैक्ड है, तो सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड कहाँ दिखा? फिर उसके बाद सबसे कम। अच्छा, तो देखो आयरन मेरा कैसा होता है? आयरन मेरा कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड होता है। आयरन मेरा कैसा होता है? सॉलिड होता है। वाटर क्या होता है? लिक्विड। वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है, ध्यान रखना, सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे तो लिखा हुआ भी है गैस, तो दिक्कत? तो देखो ध्यान देना, देखना। तो स्टेट ऑफ मैटर, फिर से, मैटर कैन बी क्लासिफाइड। अच्छा, क्यों क्लासिफाई किया गया मैटर को? उसके डेंसिटी के आधार पर। क्यों मैटर को क्लासिफाई किया गया? मतलब कि उसके एटम कितने टाइटली पैक्ड है, उसके आधार पर हमने मैटर को क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। तो जो क्लासिफाई किया, तो पहला क्या आया? सॉलिड। पहला क्या आया? सॉलिड। तो सॉलिड में क्या था? जो एटम थे बहुत ज्यादा आपस में क्या थे? सटे सटे थे। दूसरा, फिर लिक्विड। लिक्विड में क्या थे? काफी थोड़े दूर दूर थे, काफी नहीं थोड़े दूर दूर थे, काफी नहीं थोड़े दूर दूर थे। फिर उसके बाद लास्ट गैस चेक किया, तो गैस में क्या था? बहुत ज्यादा दूर दूर थे। ठीक है, यहाँ देखो ना, अगर हम ऐसा मान के चले कि इतना ही के अंदर करीब करीब 100 पार्टिकल्स हैं, आयरन के कितने पार्टिकल हैं? बट इसमें उससे कम होगा, मान के बोल रहे हैं कितना चल रहे हैं? 50, और इसके अंदर मुश्किल से 10 पार्टिकल होंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है ना? कितना कम कम है ना? क्यों? क्योंकि इतने दूर दूर है ना कि इसमें कितना डालेंगे। यहाँ पर एक पता है, अगर दूसरी ढंग से हम लोग बात करें ना, तो ऑक्सीजन, जो भी गैस के पार्टिकल्स है ना, आपस में एक दूसरे को हेट करते हैं, इसलिए दूर दूर रहते हैं। वाटर वाले यानी लिक्विड वाले पार्टिकल्स थोड़े थोड़े एक दूसरे को दोस्ती है, थोड़े थोड़े दोस्ती है, ज्यादा नहीं, यहाँ काम में दोस्ती है, तो थोड़े हैं, ज्यादा हैं। बट आयरन वाले पार्टिकल्स के साथ क्या हुआ, यानी सॉलिड वाले पार्टिकल्स, ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गए? काफी सटे सटे हो गए। क्या हो गए? काफी सटे सटे हो गए। आगे देखो, मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स। ये इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है समझाता हूं। एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक ना? चलो समझते हैं। यहां पर समझ में आया ना? अभी जस्ट जिक्र हुआ इंटर पार्टिकल फोर्स। अभी जस्ट जिक्र किस बात का हुआ? अभी जिक्र किस बात का हुआ? इंटर पार्टिकल फोर्स। इस इंटर पार्टिकल फोर्स को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से भी जानते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है,
चाहे तो इंटर पार्टिकल फोर्स बोलो या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलो, समझना बातों को। जैसे ये एटम हो गया ना, एटम दिख रहा है ना, ये एटम क्या होता है ना, ये अपने स्टेट अपने जगह पर, एक पहला बात जानो, एटम अपने जगह पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहता है, यानी डोलते रहता है, ऐसे ऐसे डोलते रहता है। मतलब कभी एने भागेगा और फिर एने गया तो फिर वापस एने आएगा, फिर एने आया तो फिर वापस इधर आएगा, फिर वापस इधर जाएगा, मतलब कि यहीं पे रहेगा ऐसे। एक जगह है, कभी एने भागा, फिर यहाँ से फिर वापस इधर आया, फिर बीच में आया, फिर ऐसे आया, फिर वापस बीच में आया, फिर इधर आया, फिर बीच में आया, फिर इधर आया, फिर बीच में, ये कंटिन्यूसली ऐसे मूवमेंट करते रहता है। एटम एटम अपने जगह पर कंटिन्यूसली मूवमेंट या मोशन कभी नहीं थकेगा, करते रहता है। ठीक है, एटम अपने जगह पर एनी टाइम मूवमेंट करते रहता है। ठीक है, अच्छा, एक बात तो ये हो गया एटम के बारे में। दूसरी बात क्या हो गया ना, कि अगर इसके बगल में कोई दूसरा पार्टिकल है ना, तो वो भी तो ऐसे ही मूवमेंट करते रहेगा ना, वो भी तो ऐसे ही मूवमेंट करते रहेगा। बट होता क्या है ना, जैसे ये फर्स्ट एटम है, ये एक एटम है, ये फर्स्ट एटम है, ये सेकेंड एटम है, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एटम है और ये सेकेंड एटम। तो ये क्या करता है ना, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता भी है, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है, यानी फोर्स लगाकर एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसी अट्रैक्शन को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल देते हैं, क्योंकि ये एटम के बीच में हो रहा है, और एटम बहुत छोटा चीज होता है, एटम बहुत छोटा चीज होता है, उसको हम लोग को माइक्रोस्कोप से लगाकर देखना पड़ता है ना, इसलिए तो बहुत छोटे लेवल पर ये फोर्स लगता है। किसके किसके बीच में फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके किसके बीच लगता है, मतलब कि एटम के बीच जितने एटम दिख रहे हैं ना, देखो जैसे इधर जितने एटम दिख रहे हैं ना, इधर जितने एटम दिख रहे हैं ना, सारा एटम एक दूसरे से लगा रहा होगा, इन द सेंस कि देखो ये वाला एटम इस पे लगा रहा होगा, ये वाला एटम इस पे लगा रहा होगा, ये वाला एटम इस पे लगा रहा होगा, ये वाला एटम, मतलब कि सारे एटम एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे। इसमें भी सारे एटम एक दूसरे पर क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। ये देखो ये इस पर भी लगा रहा होगा, और ये देखो ये इस पर भी फोर्स लगा रहा है, ये इस पर भी फोर्स लगा रहा है, ये इस पर भी फोर्स लगा रहा है, ये इस पर भी लगा रहा है, ये इस पर भी लगा रहा है, ये इस पर भी लगा रहा है, और ये यानी सब एक दूसरे पर फोर्स लगाए हुए हैं और एक दूसरे को अपने पास रखे हुए हैं। अच्छा, इस फोर्स को मैंने कौन सा फोर्स दिया, कौन सा नाम दिया इस फोर्स का, इस फोर्स का नाम कैसा दिया, अट्रैक्शन फोर्स ना, अट्रैक्ट कर रहा है। इसी के चलते ये नजदीक रहते हैं, इसी के चलते ये क्या रहते हैं। अब देखो यही फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सॉलिड में, इसलिए सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं, यानी सबसे ज्यादा आपस में सटे हुए रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सबसे सबसे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा किसके मुकाबले थोड़ा कम होता है, सॉलिड के मुकाबले। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे कम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होता है, उससे ज्यादा उससे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होता है, लिक्विड के में। और सबसे कम किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, किसमें, गैस में। अच्छा, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, उसी प्रकार इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी होता है। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसी प्रकार इंटरमॉलिक्यूलर, मैंने अभी बताया था ना, अभी जस्ट मैंने बताया
जैसे ये एटम हो गया, जैसे ये एटम हो गया, लग तो रहा है कि बहुत नजदीक नजदीक है और सटे सटे है ना, ऐसा ही ना था, बहुत नजदीक और सटे सटे लग रहे थे, बट होता नहीं है। अगर ढंग से देखा जाए ना, तो ढंग से देखा जाए ना, जैसे ये दो एटम है ना, अगर ढंग से देखा जाए ना, अगर बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत ज्यादा जूम करके देखा जाए ना, तो इनके बीच कुछ स्पेस खाली होता है, इनके बीच कुछ स्पेस, और इसी स्पेस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल देते हैं। यानी एटम के अंदर के, मतलब कि पार्टिकल के बीच के स्पेस को ही क्या बोल दिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को ही क्या बोल दिए, पार्टिकल जब आपस में फोर्स लगाकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को क्या बोल दिए, या फिर पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स को ही क्या बोल दिए, एटम या पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये फोर्स ध्यान रखना अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा। देखो अभी मैंने इधर क्या समझाया, अट्रैक्ट तो करेगा साथ में रिपेल भी करेगा, ध्यान रखना अट्रैक्ट भी करेगा और साथ में रिपेल भी करेगा। अट्रैक्ट भी करेगा, जैसे देखो मैंने क्या बोला कि जैसे यहाँ पर है तो कभी इधर भागा कभी इधर भागा, इट मीन इधर वाला एटम आया होगा तो इससे टकराया होगा तो वापस इधर आ गया होगा, और इधर वाला एटम होगा तो इससे टकरा के इधर, यानी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यानी आपस में टकराते भी रहते हैं, ये आपस में क्या करते रहते हैं, तबे ना कभी इधर जा रहा है कभी इधर आ रहा है, फिर वापस बीच में आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर बीच में आ रहा है, फिर इधर जा रहा है। समझ में आया ना, समझ में आया, ठीक। यानी एटम पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स, नॉट मस्कुलर, मॉलिक्यूलर, क्या क्या बोलते हैं, दूसरा बात ध्यान देना, एटम पार्टिकल के बीच के स्पेस को ही क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ये दोनों बात क्लियर है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, जब एटम के बीच क्या लगता है, एटम के बीच जब फोर्स लगता है तो उसको बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और जब एटम के बीच के जो खाली जगह रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो दिक्कत, चलो देखो यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स वही जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, यहाँ पर एक टर्म है इंटर कन्वर्टिबल, इंटर, बहुत ढंग से सुनना, इंटर कन्वर्टिबल बहुत ढंग से सुनना। देखो इंटर कन्वर्टिबल क्या होता है, जैसे यहाँ पर हो गया सॉलिड, बीच में क्या हो गया लिक्विड, इधर क्या हो गया गैस। बड़ा ढंग से सुनना मेरी बातों को, ठीक ना। देखो एक टर्म अभी लिखा हुआ था इंटर कन्वर्टिबल, एक टर्म लिखा हुआ था क्या,
इंटरकन्वर्टिबल। इंटरकन्वर्टिबल मतलब आपस में बदल जाना, या फिर सीधा मतलब रखो बदलना। सीधा मतलब रखो क्या? सीधा मतलब रखो बदलना या कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करना, ठीक है। उसका मतलब ये होता है ना कि हम लोग सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से गैस बना सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से, और वापस गैस से लिक्विड और गैस, लिक्विड से गैस। बट ये होता कैसे है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। इंटरकन्वर्टिबल का मतलब यही होता है कि सॉलिड से लिक्विड करना। देखो पहले हम लोग सॉलिड से लिक्विड ही कर पाते हैं किसी सब्सटेंस को। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड से पहले क्या करते हैं, उसके बाद गैस करते हैं। और अगर उल्टा चलना है तो पहले गैस से लिक्विड होगा तब सॉलिड होगा, ठीक ना। बट बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाते हैं। गैस से क्या होते हैं? डायरेक्ट। मैं समझाता हूँ, ठीक ना। देखो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाते हैं। अब देखो ये सारा खेल होता है टेम्परेचर के कल्चर पे। ये सारा खेल क्यों होता है? टेम्परेचर के कारण। ये सारा खेल क्या होता है? टेम्परेचर के कारण। अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड जाना है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अब लिक्विड से गैस में जाना है तो यहां पर भी क्या करेंगे? टेम्परेचर क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। अगर हम लोग को सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो टेम्परेचर क्या कर देंगे, और अगर लिक्विड से गैस में जाना है तो क्या कर देंगे? टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। वाइल अगर हमको गैस से लिक्विड में आना है तो टेम्परेचर क्या कर देंगे? डाउन कर देंगे। और वापस लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे। और सेम यहां पर भी अगर सॉलिड से गैस में जाना है तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? और गैस से सॉलिड में जाना है तो टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर। अब मैं एग्जांपल देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, देखो समझना। सॉलिड का एग्जांपल लेता हूं मैं। आइस क्यूब देखे हो ना, किस फॉर्म में रहता है? हाँ, अरे उसका शेप नहीं पूछ रहे, सॉलिड में रहता है। किस में रहता है? सॉलिड में रहता है। जब इसको थोड़ा हीट करते हो, जब इस सॉलिड को क्या करते हैं? थोड़ा हीट करते हैं। हीट कर रहे हैं मीन्स व्हाट? हीट कर रहे हैं मीन्स व्हाट? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये आइस क्यूब क्या चीज में बन जाता है? लिक्विड बनना शुरू होता है। ये क्या चीज में बनना शुरू हो जाता है? लिक्विड। और जब पानी बनने लगा और फिर जब इसको वापस थोड़ा सा और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। कैसे? जरा समझना। जब तक फ्रीज में रहता है, जब तक यानी फ्रीजर में रहता है, जब तक फ्रीजर में रहेगा तब तक ये आइस क्यूब यानी सॉलिड में रहता है। क्या चीज में रहता है? सॉलिड में रहता है। और अच्छा, फ्रीजर के अंदर का जो टेम्परेचर है और फ्रीजर के बाहर का टेम्परेचर में फर्क है। फ्रीज के अंदर का टेम्परेचर क्या रहता है? कम। और फ्रीज के बाहर का टेम्परेचर क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, किसका इंक्रीज हुआ? ये सॉलिड था। और सॉलिड का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड। अच्छा, लिक्विड का और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे? तो हमारे किचन में जो चूल्हा होता है,
इस पर देखते हो पानी उबालने के लिए रखा जाता है, तो देखते हैं ना कि ऊपर गैस भी बन के उड़ता है, तो वहां पर टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिए तो वही लिक्विड क्या चीज में बदल गया, गैस में बदल गया। वही लिक्विड क्या चीज में बदल गया, गैस में बदल गया। बोलो यहां तक समझ में आया? आगे देखना। चलो ध्यान देना। अभी तक यही सब बताया ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और उसका एग्जांपल दिया जैसे आइस क्यूब हो गया। अच्छा ये देखो यहाँ पर जरा ध्यान दो ढंग से, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी बदल होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी होता है। वो कैसे होता है, ये जल रहा है कपूर, कैम्फर। जब घर में पूजा होता है तो जलता है ना कपूर, जब पूजा कर रहे होते हैं तो कपूर जलाया जाता है। तो जब कपूर जलता है तो देखो कपूर कैसा होता है, सॉलिड होता है। और जब इसको जलाते हैं तो क्या ये लिक्विड बनता है कि डायरेक्ट वेपराइज होकर या फिर गैस बन के उड़ जाता है, डायरेक्ट गैस बनकर उड़ जाता है। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, गैस से सॉलिड भी बदलता है। तो अच्छा तो यहाँ पर जरा बताओ, जब ये गैस सॉलिड से डायरेक्ट जब गैस बन रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज तो नहीं हुआ होगा। अच्छा यहाँ पर जरा मेरे को बताना, गैस से सॉलिड का ये क्या दिख रहा है तुमको, ये क्या दिख रहा है इधर स्मोक में, ये बर्फ है, आइस है। ये पता है इधर तो हम लोग के साइड नहीं होता है, बट जब तुम जाओगे ना वेस्ट बंगाल साइड, वेस्ट बंगाल में पता है किधर, दार्जिलिंग साइड, दार्जिलिंग साइड गए हो कभी उधर? या बोले तो जनरली तुम पहाड़ी इलाका में जाओगे ना, जैसे हिमालय हो गया ना, या नेपाल तरफ जाओगे ना, तो उधर देखोगे ना कि जब सुबह सुबह देखोगे कि सड़कों पर या पेड़ के पत्तों पर या स्नोफॉल वाले जगह पे, वहाँ क्या होता है ना, जो डायरेक्ट जो एयर होता है ना, जो एयर होता है ना, एयर किस फॉर्म में होता है, गैस में। वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड यानी एयर डायरेक्ट आइस बन जाएगा, और वही जाके ये देखो ये पत्तों पर वही आइस ऐसे जमा हुआ है, दिख रहा है ना? बोलो समझ में आया? तो दिक्कत, तो मैंने सबका एग्जांपल दे दिया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। सॉलिड से लिक्विड यानी आइस क्यूब को थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाए तो वाटर बन गया यानी लिक्विड फॉर्म में, और इसी आइस क्यूब को और गर्म किए तो वो वेपर फॉर्म में बन गया यानी वाटर वेपर, क्या बन गया? फिर देखो सॉलिड से गैस में जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो जैसे कैंपर का एग्जांपल दिया, यहाँ पे देखो बर्फीले इलाका में क्या होता है, एयर डायरेक्ट आइस बन जाता है, तो पत्तों पर, घरों पर, गाड़ियों पर जम जाता है, तो दिक्कत। अच्छा एक चीज और समझना यहाँ पर, ये देखो ये प्रॉपर्टीज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टी है, देखना। पहला शेप और वॉल्यूम का बात करते हैं, किसका, किसका, सॉलिड का। तो सॉलिड का शेप हमेशा फिक्स्ड होगा और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। मैंने वॉल्यूम कल के लेक्चर में बहुत अच्छा से समझाया है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी 3D फिगर के अंदर के खाली जगह को ही क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स। और इसका शेप भी फिक्स होता है, इसका शेप भी फिक्स होता है, इसका शेप भी नहीं बदलता है, इसका शेप भी नहीं बदलता है, कोई दिक्कत। जैसे आयरन है, आयरन का एक बड़ा सा रॉड लेते हैं, आयरन का एक बड़ा सा रॉड लेते हैं, ठीक है, आयरन का रॉड ले लिए, इसको दो भाग में काट दिए, तो दो भाग में काटने से क्या इधर वाला सॉलिड ही रह गया और इधर वाला लिक्विड बन गया, क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं ना, ये भी सॉलिड है भाई और ये भी सॉलिड है ना। तो क्या बोला मैंने, शेप एंड वॉल्यूम का बात करें, शेप एंड वॉल्यूम का बात करें, शेप एंड वॉल्यूम का बात करें, तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है। बट वही लिक्विड का देखो,
इसका शेप तो फिक्स नहीं होता है, इसका शेप तो फिक्स, बट इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा, जैसे एग्जांपल देखना, यहाँ पर देखना, ये एक बॉल है, बाउल नॉट बॉल, क्या बॉल मीन्स कटोरा है। अच्छा, और यहाँ पर ये मैं एक ले रहा हूँ ग्लास टाइप, ठीक ना। अब मेरे को बताना, बॉल के अंदर जो पानी रहेगा, बॉल के अंदर जो सपोज कोई भी लिक्विड डालेंगे बॉल के अंदर का लिक्विड है, तो फिर ऐसे नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इसको फिल कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा रहता है, ठीक है, इसको भी फिल कर देते हैं। पानी का कलर तो ऐसा ही होता है। पानी का कलर ऐसा ही होता है, ऐसे नीला नीला मान के चल रहे हैं। अब हमको एक बात बताना कि ये बॉल है और ये ग्लास समझ लो, इसको क्या समझ लेंगे, ग्लास। तो जो बॉल के अंदर था, इसमें मान के चल रहे हैं ना कि जैसे इधर से पहले से हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया था, ग्लास में, ये किसी चीज में हमने एक कंटेनर में, सपोज दैट एक कंटेनर में ले लेता हूँ, एक कंटेनर मैंने ले लिया, ठीक है। एक कंटेनर में पहले से पानी भरा हुआ था, इस कंटेनर में से मैंने पानी पहले कहाँ डाला, बॉल में। और अच्छा, जैसे ही बॉल में डाला यानी कटोरे में डाला, तो ये पूरे पानी अगर ढंग से देखो तो ये किसका शेप ले लिया है, और इसमें किसका शेप ले लिया है, पानी का शेप ले लिया है, सॉरी बॉल का शेप ले लिया है, कटोरे का शेप ले लिया है। और इसी को जब मैंने ग्लास में डाला तो देखो ये वाटर जो है अंदर, वो ग्लास के शेप में आ गया। किसके शेप में आ गया, ग्लास के शेप में। अच्छा, तो इसके अंदर जो पानी डाला था, तो इसमें जो पानी था, इस बॉक्स में जो पानी था वही पानी ना इसमें मैंने ऐसे डाल दिया। अच्छा, इसमें ही जो पानी था वही पानी तो मैंने इसमें डाल दिया ना। तो पानी तो मैंने इसी में से दोनों में डाला ना, इस बॉक्स में से ही पानी मैंने इन दोनों जगह डाला, ना। अच्छा, यानी हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम था वो फिक्स था, क्योंकि पानी तो इसी में से ना इन दोनों में डाल रहे हैं, कहीं दूसरा, जैसे एक दूसरा बॉक्स इधर तो नहीं है कि उसमें से हम इन दोनों में डाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, इसी बॉक्स में से डाल रहे हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसके अंदर जो पानी का वॉल्यूम होगा, तो इस बॉल के अंदर भी पानी का वॉल्यूम वही होगा, और इस ग्लास के अंदर भी पानी का वॉल्यूम वही होगा। बट जरा शेप देखो तो, लिक्विड का जो पानी का शेप था, इसमें शेप कटोरे का ले लिया और इसमें शेप ग्लास का ले लिया। तो वही ना मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, उसको तुम जिसके अंदर डालोगे वो उसके अंदर, जैसे बॉटल के अंदर पानी को डालोगे बॉटल का शेप ले लेगा, कुकर के अंदर डालेंगे कुकर का शेप ले लेता है ना। अच्छा, बट उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। कोई दिक्कत। अच्छा, गैस नाइदर डेफिनिट शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो इसका शेप डेफिनिट होता है ना ही वॉल्यूम। जैसे समझाना चाहूंगा, देखना, ये जहां जहां पर हमने पानी का जिक्र किया है ना, देखना, इसको भी रेस कर देते हैं, ठीक है।
देखना समझना। जैसे इसके अंदर मैंने गैस भर दिया, एक क्लोज कंटेनर है। कैसा कंटेनर है? क्लोज कंटेनर है ये क्या है? क्लोज कंटेनर। ये भी क्लोज कंटेनर है। मैंने इसके अंदर गैस भर रखा है। इसके अंदर क्या भर रखा है? गैस। और मैंने क्या बोला ना कि इसके अंदर जो भी गैस है ना, उसको हमको इसके अंदर डालना है, इस दूसरे वाले क्लोज कंटेनर के अंदर डालना है। या फिर ये कंटेनर ना लेकर हम एक बॉक्स भी ले सकते हैं। ये कंटेनर ना लेकर हम लोग क्या ले सकते हैं? बॉक्स ले लेते हैं। चलो एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसी गैस को हमको इस कंटेनर के अंदर डालना है। ये भी एक क्लोज कंटेनर है। ये भी क्या है? एक क्लोज कंटेनर। तो होता क्या है ना कि अच्छा बताओ, जब तक ये गैस इस सिलेंडर के अंदर है तो ये गैस किसका शेप लिए हुए है? इस कंटेनर यानी इस सिलेंडर का शेप लिए हुए है। ये इस सिलेंडर का शेप लिए हुए है। अच्छा, जैसे ही इसके अंदर शिफ्ट करेंगे, किसके अंदर? जैसे ही इस क्यूबॉइड के अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये किसका शेप ले लेगा? ये क्यूबॉइड का शेप ले लेगा। बट होता क्या है ना कि जैसे ही इसके अंदर हम इसको शिफ्ट करने जाएंगे ना, तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है ना, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है, गैस के जो पार्टिकल्स है ना, उसका डेंसिटी बहुत कम होता है, बहुत हल्के भी होते हैं। गैस का पार्टिकल्स का डेंसिटी तो कम होता ही है। गैस के पार्टिकल का डेंसिटी क्या होता है? और इनके बीच इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत कम होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत कम होता है। तो जिसके कारण ना, बहुत ज्यादा कम होने के कारण ये एक दूसरे अपने पार्टिकल को पकड़ नहीं पाते, पार्टिकल्स को पकड़ नहीं पाते। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो एक दूसरे को पकड़े हुए रहेंगे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम है तो एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे। तो जैसे ही हम इसको दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे ना, इस कंटेनर में से अगर इस कंटेनर में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो होता क्या है ना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होने के चलते कुछ पार्टिकल हवा में निकल जाते हैं। कुछ पार्टिकल हवा में क्या होते हैं? निकल जाते हैं। सपोज दैट यहाँ पर अगर 100 सेंटीमीटर क्यू इसका वॉल्यूम था ना, इस पूरे गैस का वॉल्यूम यहाँ पर कितना था? 100 सेंटीमीटर क्यूब। बट बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के चलते, पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम था, इसके चलते क्या हुआ कि बहुत सारा पार्टिकल क्या हो गया? एयर में निकल गया, एयर में। और कुछ बचे हुए ही पार्टिकल्स कहाँ आ गए? इसके अंदर आ गए। सपोज दैट इसके अंदर बस 60 सेंटीमीटर क्यूब ही पार्टिकल्स आ पाया। तो देखो तो वॉल्यूम फिक्स हुआ। यहाँ पर वॉल्यूम 100 था गैस का, और यहाँ पर वॉल्यूम 60 हो गया, यानी वॉल्यूम में कमी आई ना। वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर देखो वही बात बोल रहा है, यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि गैस का न तो शेप डेफिनेट होता है, क्योंकि सिलेंडर वाले में डाले तो सिलेंडर का शेप ले लिया, और क्यूबॉइड वाले में डाले तो क्यूबॉइड का शेप ले लिया। और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स। बट लिक्विड का शेप तो फिक्स नहीं था। क्यों? क्योंकि जब बॉल वाले में डाला था तो बॉल का शेप ले लिया था, और जब ग्लास में डाला था तो, बट इसका वॉल्यूम फिक्स था। इसका वॉल्यूम, सॉलिड का तो दोनों चीज फिक्स होता है, शेप के साथ साथ वॉल्यूम। तो तीनों में डिफरेंस समझ में आया ना? हाँ, अच्छा। प्रॉपर्टी में दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एनर्जी। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं क्या? सॉलिड का एनर्जी सबसे लो होता है, लिक्विड का एनर्जी मीडियम होता है, और गैस का एनर्जी ज्यादा होता है। ये एनर्जी कहाँ से बात आ गया भाई? अभी तक तो कहीं हम लोगों ने जिक्र भी नहीं किया था, नहीं ना। बस 1 मिनट का टाइम दो तो मैं इसको समझाता हूँ। बस 1 मिनट का टाइम दो तो मैं समझाता हूँ। जैसे ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस। बस 1 मिनट का टाइम देना, मैं समझा दूंगा अच्छे से। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं?
ये किसके पार्टिकल्स हो गए? ये होता ये है ना, यहाँ पर जो एनर्जी का बात हुआ है ना, तो मैंने अभी बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं अपने जगह पर फिक्स नहीं रहते, मोशन करते रहते हैं, कभी इधर जाएंगे फिर बीच में आएंगे फिर इधर जाएंगे, फिर बीच में आएंगे फिर इधर जाएंगे, फिर इधर बीच में आएंगे फिर इधर आएंगे, यानी अपने जगह पे ऐसे डोलते रहते हैं, अपनी जगह पर ऐसे डोलते रहते हैं। अब हुआ क्या, इसके चलते इसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होता है, मोशन के चलते, मोशन कर रहा है ना, तो मोशन के कारण जो एनर्जी डेवलप होता है, मोशन के कारण जो एनर्जी डेवलप होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, मोशन के चलते जो एनर्जी जनरेट होता है या किसी चीज के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, अगर हम लोग मोशन कर रहे हैं ना, अगर एक ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग भी मोशन कर रहा है ना, तो उसके अंदर एक एनर्जी बन रहा होगा, उसके अंदर एक एनर्जी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एक ऐसा एनर्जी होता है जो मोशन के चलते डेवलप होता है। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है जो कब डेवलप होता है? और एक पोजीशन होता है हम लोग का रेस्ट, इसमें भी अगर हम लोग शांति से बैठे हुए या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह बैठा हुआ है, वो कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर भी एक एनर्जी डेवलप होता है, और उस एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोल देते हैं? यानी पोटेंशियल एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जो रेस्ट के चलते आता है। अगर कोई आदमी चुपचाप रेस्ट में बैठा हुआ है ना, तब भी उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो रहा होगा, वो एनर्जी कौन सा होगा? और जब कोई मोशन में होगा तब उसके अंदर जो एनर्जी पनप रही होगी उसको क्या बोल देंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो दिक्कत? अच्छा, तो बताओ, ये पार्टिकल्स जो एटम के ये जो पार्टिकल्स है, ये एनी टाइम मोशन में होता होगा, तो एनी टाइम ये जब सारे पार्टिकल मोशन में होते होंगे तो इनके अंदर कौन सा एनर्जी डेवलप हो रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी जो पार्टिकल्स है आपस में बहुत नजदीक में है, पार्टिकल्स आपस में बहुत, तो इनको ज्यादा जल्दी तो मोशन करने में बन नहीं रहा होगा, क्योंकि जैसे ही ये इधर जा रहा होगा तो बगल में एक पार्टिकल मिल जा रहा होगा, और फिर सोच रहा होगा कि अरे वापस इधर आते तो फिर एक पार्टिकल मिल जा रहा होगा, यानी स्पेस बहुत कम होता है इनमें इंटरमोले अभी बताया था ना। तो स्पेस बहुत कम होने के चलते ये ज्यादा कस के मोशन नहीं कर पाते, ज्यादा कस के मोशन, तो अच्छा ज्यादा कस के मोशन नहीं कर पाएंगे तो कम मोशन होगा तो कम एनर्जी आएगा, कम मोशन होगा तो कम एनर्जी आएगा, यानी तो वही ना लिखा है, देखो तो वही ना लिखा है कि सॉलिड के अंदर सबसे कम एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच क्या, पार्टिकल्स के बीच जो गैप होता है वो कम होता है, तो कम होता है तो मोशन कम हो पाता है, मोशन क्या हो पाता है? कम हो पाता है। अब अभी बताया कि मोशन के चलते कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी, तो कम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, लिक्विड के अंदर स्पेस ज्यादा है, तो ये ज्यादा इधर जा पाएगा, ज्यादा इधर आएगा, ज्यादा इधर जा पाएगा, ज्यादा इधर आ पाएगा, यानी अपने जगह पे ज्यादा दूर आगे पीछे हो पाएगा ना। अब देख रहे हो ज्यादा मोशन कर पा रहा है, तो ज्यादा मोशन कर पाएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। इसीलिए जरा यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो मीडियम लिखा है, यानी इसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी थोड़ा क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका थोड़ा मतलब कि इसका कम होता है, इसका इसके मुकाबले ज्यादा होता है, और इसका बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो डेंसिटी कम होता है, यानी जो पार्टिकल्स है आपस में टाइटली पैक्ड नहीं होता है, यानी बहुत दूर रहते हैं, तो बहुत दूर रहते हैं तो बहुत ज्यादा मोशन कर पाएगा, बहुत ज्यादा मोशन कर पाएगा तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक ना, समझ में आया ना? एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, इसका सबसे डिफिकल्ट होता है, इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये सबसे आसान होता है। कंप्रेस करना, लिक्विड को कंप्रेस, सॉलिड को कंप्रेस कर पाते हो, जैसे एक आयरन है,
आयरन, स्कूल में बेंच जो होता है जिस पर बैठते हो वो आयरन का होता है, उसको क्या कंप्रेस कर पाते हो? नहीं कर पाते। लिक्विड, सिरिंज जिससे डॉक्टर लोग इंजेक्शन देते हैं, तो देखते हो कि लिक्विड भरते हैं सिरिंज में, देखते हो लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, पूरा तीरते हैं फिर उसको कंप्रेस करते हैं। और सबसे इजी कंप्रेस करना किसको होता है? गैस को। एलपीजी सिलेंडर में पता है ये करीब करीब इसमें 14 केजी होता है, इतने ही छोटे से में 14 केजी होता है, ठीक ना? यानी इसका कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, इसका कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट इसका क्यों होता है? क्योंकि इसमें पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक पैक होते हैं। अब भाई ये पहले ही से इसका पार्टिकल नजदीक है। देखो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ही देख लो, इसका पार्टिकल पहले से ही नजदीक है, तो और कितना नजदीक लाओगे? ज्यादा नजदीक नहीं ला पाओगे। देखो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया ना, पार्टिकल्स को नजदीक लाना। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल्स को। तो सॉलिड का पार्टिकल्स तो पहले से नजदीक है, तो और इसको कितना नजदीक ला पाओगे? लिक्विड का पार्टिकल ये थोड़ा दूर है तो इसको थोड़ा नजदीक ला सकते हैं, और इसका पार्टिकल तो सबसे ज्यादा दूर है तो इसको बहुत ज्यादा पास लाएंगे। समझ में आया ना? पक्का? देखो तो वही चीज ने यहाँ पर लिखा है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या? पार्टिकल्स को नजदीक लाना। तो इसके पार्टिकल्स को नजदीक क्या ही लाओगे तुम? इसका तो पार्टिकल पहले ही से नजदीक रहता है, इसलिए इसका कंप्रेस यानी इसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता है। लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहता है, इसलिए इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और गैस का पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होता है, इसलिए इसमें कंप्रेस करना इसको क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। अब यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ से आगे ये जो 3 है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्लूइडिटी, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो बोलो, आज जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा वो क्लियर हो गया? क्या क्या पढ़ा एक और रिवाइज कर लेते हैं। ये सब तो कल का था ना। देखो ये तो समझ में आ गया, ये तो समझा ही दिया। एक बार लेक्चर को वापस रिपीट करके देख लोगे ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलो देखो हमने आज क्या क्या जिक्र किया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में जिक्र किया, और इंटरमॉलिक्यूलर, अच्छा यहाँ, अच्छा फोर्स तो यहाँ पे था। एटम के बीच जब फोर्स लगता है वो अट्रैक्ट भी होगा और रिपेल भी होगा, उस फोर्स को क्या बोल देंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और एटम या पार्टिकल के बीच के स्पेस को क्या बोल दिए थे? देखा उसी सब का भी काम आया था आगे। अच्छा मैटर ये सब तो समझा रखा है मैंने ना, तो फिर से समझा देंगे एक बार। बोलो तो आज ज्यादा हार्ड चीज तो पढ़ा नहीं है हम लोगों ने, बहुत आसान चीज ही पढ़ा है। एटम अपने जगह पे मोशन करते रहता है, जब एटम अपने जगह पे मोशन करते रहता है तो उसमें कौन सा एनर्जी डेवलप होता है? काइनेटिक एनर्जी। और जब कोई भी चीज रेस्ट में रहेगा तब उसके अंदर कौन सा एनर्जी डेवलप होगा? पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? याद रखना एक चीज और, याद रखना जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जगह पे मोशन करता है ना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जगह पे क्या करता है, क्या करता है? मोशन करता है ना, तो उसके अंदर जो उसका जो टेम्परेचर होता है ना, जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है? जब कोई भी चीज मोशन करती है ना वो उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसीलिए और याद रखना, जिसका टेम्परेचर हाई रहेगा, जिस भी पार्टिकल का टेम्परेचर हाई रहेगा, जिस भी पार्टिकल का टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई रहेगा। क्या हाई रहेगा? टेम्परेचर हाई रहेगा ना, वो ऊपर की ओर जाएगा, वो हमेशा ऊपर एयर की ओर भागने की कोशिश करेगा। जिसका टेम्परेचर हाई रहेगा, याद रखना, जिसका टेम्परेचर हाई रहेगा, जिसका टेम्परेचर हाई रहेगा वो ऊपर भागेगा, और जिसका टेम्परेचर लो रहेगा, जिसका टेम्परेचर लो रहेगा वो नीचे ग्राउंड की ओर जाएगा, नीचे ग्राउंड की ओर जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, इधर हो गया ऑक्सीजन और इधर हो गया नाइट्रोजन गैस। इधर क्या हो गया? नाइट्रोजन गैस। अगर कभी नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन देखे होगे ना, तो ऑक्सीजन देखना ना तो ऊपर भागेगा। ऑक्सीजन कहाँ भागेगा?
बट नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडा होता है, ये देखोगे ना कि जब कंटेनर में से निकलेगा ना तो ये नाइट्रोजन गैस किधर जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, बोलो। तो आज का सारा लेक्चर क्लियर हुआ? मैं फिर से बोलूंगा एक बार और अच्छे से समझने के लिए इस पूरे लेक्चर को रिवाइज कर, और कल का भी लेक्चर जो हुआ था उसको भी देख लेना, तब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दिक्कत, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, करें ना?